तो जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो से हम लोग पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं। एंड सीडीएस में पॉलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। एंड आज की इस वीडियो से हम लोग पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर तुम लोग सीडीएस की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हम लोग 2007 से देख रहे हैं। एंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्लियामेंट्री कमिटी। तो पार्लियामेंट्री कमिटी इसमें से कौन सी जो है वो नहीं है, ये पूछा जा रहा है। एंड डिमांड्स और ग्रांट्स कमेटी जो है वो एक पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं है, तो ए जो है वो इसका सही आंसर है। एंड कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी एंड एस्टिमेट्स कमेटी, ये सभी जो है वो पार्लियामेंट्री कमेटी हैं। एंड पार्लियामेंट्री में ये फाइनेंशियल कमिटीज हैं और ये स्टैंडिंग कमिटीज हैं, यानी कि ये परमानेंट कमिटीज हैं। तो ये सभी जो है वो स्टैंडिंग कमिटीज हैं, तुम लोग ध्यान रख सकते हो। एंड तो ये सारी जो चीज़ें थी, तो डिमांड्स ऑफ ग्रांट कमेटी जो है वो एक पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, जो कि 2007 से ही है, जो कि मनी बिल के ऊपर है। तो इसको पढ़ते हैं। द मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द काउंसिल ऑफ स्टेट। तो काउंसिल ऑफ स्टेट जो है वो क्या होती है, वो होती है राज्यसभा। तो मनी बिल को राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। तो ये जो कथन है वो सही है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो सही है। मनी बिल को सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। द काउंसिल ऑफ स्टेट्स कैन नॉट रिजेक्ट अ मनी बिल और नॉर अमेंड इट। यानी कि जो राज्यसभा है वो मनी बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकती, ना उसको अमेंड कर सकती है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। मनी बिल को राज्यसभा ना तो रिजेक्ट कर सकती है, ना उसको वो अमेंड कर सकती है। वो सजेशन दे सकती है कि अमेंड कर दो इसको, लेकिन सजेशन भी जो है वो बाइंडिंग नहीं होंगे लोकसभा पे। तो ये जो है वो मनी बिल के सारी चीजें हैं। तो ये जो दोनों स्टेटमेंट हैं दोनों ही सही हैं, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। 2007 का ये क्वेश्चन था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं 2007 का। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड्स ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। तो 5 ईयर्स के लिए वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाता है, तो ये सही है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट है द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड बाय अ सिंपल मेजोरिटी ऑफ वोट पास्ट इन राज्यसभा ओनली। तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। अगर वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना है, जो कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होता है, तो अगर उसको रिमूव करना है तो उसके लिए एक रेजोल्यूशन लाना पड़ेगा इन राज्यसभा। राज्यसभा में एक रेजोल्यूशन आएगा। एंड उस रेजोल्यूशन को पास करने के लिए एक स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। तो स्पेशल मेजोरिटी जो है वो क्या होती है, इफेक्टिव मेजोरिटी। यानी कि जितने भी राज्यसभा में मेंबर्स हैं उस टाइम पे उनकी मेजोरिटी होनी चाहिए उस रेजोल्यूशन को पास करने के लिए। एंड फिर यहाँ से जब ये रेजोल्यूशन पास हो जाएगा, तो फिर लोकसभा में भी उसको सिंपल मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा। तो दोनों हाउसेस का उस रेजोल्यूशन को पास करना जरूरी है, तभी वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है। तो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा से ये काम नहीं होगा। लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों चीज यहाँ पे लगेंगी, दोनों को पास करना पड़ेगा। एंड राज्यसभा में स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, एंड लोकसभा में जो है वो सिंपल मेजोरिटी से रेजोल्यूशन को पास करना होगा। तब जाके वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल जो है वो पॉसिबल है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंटिन्यूज टू बी इन ऑफिस इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म टिल हिज सक्सेसर टेक्स ओवर। तो ठीक है, अगर उसका टर्म एक्सपायर हो जाता है लेकिन सक्सेसर नहीं आया है, तो भी उसको वाइस प्रेसिडेंट वो बना रहेगा। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज टू लुक इनटू ऑल डिस्प्यूट्स विद रिगार्ड टू द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये भी स्टेटमेंट जो है वो सही है। गलत वाला कौन सा था, बी ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ें, तो वो है इमरजेंसी के टाइम पे प्रेसिडेंट कौन था। तो प्राइम मिनिस्टर तो सबको पता है, इंदिरा गांधी जी थी। एंड प्रेसिडेंट उस समय पे कौन था, तो फखरुद्दीन अली अहमद वाज द प्रेसिडेंट एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। तो इमरजेंसी जो कि 1975 में लगी थी, तो उस टाइम पे फखरुद्दीन अली अहमद जो थे वो हमारे प्रेसिडेंट थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है सरकारिया कमीशन जो है वो किससे रिलेटेड है। सरकारिया कमीशन रिपोर्ट डील विद विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो सरकारिया कमीशन की जो रिपोर्ट थी वो किससे डील करती है, तो वो सेंटर स्टेट रिलेशन से डील करती है। ठीक है, तो सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए सरकारिया कमीशन तुम यह ध्यान रखना। ठीक है, तो सरकार सरकार से सेंटर स्टेट सरकार तुम लोग ध्यान रख सकते हो, सरकारिया कमीशन। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इज प्रिजर्व्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो यूपीएससी में कितने मेंबर्स होंगे, ये प्रिजर्व्ड है इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो यूपीएससी जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन उसमें कितने मेंबर्स होंगे ये जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है। तो डी ऑप्शन जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है यूपीएससी, तो ध्यान रखना तुम लोग, जो कि हमारा सीडीएस का एग्जाम भी करवाती है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नेवर अ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो भारत का इनमें से कौन सा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर नहीं रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन तो मैं होता तो छोड़ के आता, क्योंकि सारी लिस्ट याद करने का कोई मतलब नहीं है। तो जीएल नंदा जो है वो हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे। देवीलाल रहे हैं, लाल कृष्ण आडवाणी रहे हैं, वाई बी चौहान भी रहे हैं। तो जीएल नंदा जो है वो नहीं रहे हैं, ध्यान रखना तुम लोग। एंड ऐसे क्वेश्चन तुम लोग छोड़ सकते हो, क्योंकि
इतना ज़्यादा तो याद करने का कोई मतलब नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सब्जेक्ट ऑफ द नरसिम्हन कमिटी रिपोर्ट्स ऑफ ईयर्स 1991 एंड 1998। तो नरसिम्हन कमिटी जो है वो किससे रिलेटेड है, तो वो बैंकिंग रिफॉर्म से रिलेटेड है, ध्यान रखना। बैंकिंग रिफॉर्म से रिलेटेड है नरसिम्हन कमिटी। नरसिम्हन कमिटी जो है वो बैंकिंग रिफॉर्म से, याद रखना तुम लोग। ऐसी चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर आती रहती हैं कमेटी वगैरह। अब है द एनुअल अप्रोप्रिएशन बिल इज पास्ड बाय द लोकसभा इन द सेम मैनर एज एनी अदर बिल। तो एक एप्रोप्रिएशन बिल जो है वो क्या होता है, वो मनी बिल ही होता है। एंड जब बजट हमारा पास हो रहा होता है तो एप्रोप्रिएशन बिल उसका एक हिस्सा होता है। तो एप्रोप्रिएशन बिल जो है वो तुम लोग ध्यान रखना, बजट को पास करने के वक्त एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट उसका अंग है बजट का। जब तक एप्रोप्रिएशन बिल पास नहीं होगा तब तक बजट जो है वो पास नहीं माना जाएगा। तो ये जो है वो अलाउ करता है कि हमारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से जो है वो पैसे निकाले जा सकते हैं। तो बजट के लिए, बजट को पास करने के लिए अप्रोप्रिएशन बिल पास करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये एक मनी बिल है, याद रखना, इट इज अ मनी बिल। एंड मनी बिल जो है वो ऑर्डिनरी बिल नहीं होता, वो एक अलग तरीके का बिल होता है जिसमें कुछ उसको स्पेशल पावर्स मिल जाती है मनी बिल को। तो सेम मैनर में तो ये पास नहीं होगा। तो ये जो स्टेटमेंट है वो हो गया तुम्हारा गलत। एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड बाय एन इंट्रोडक्शन ऑफ अ बिल इन आइदर लोकसभा और राज्यसभा। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की बात कर रहा है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हो जाता है पास होने के बाद। तो वो राज्यसभा एंड लोकसभा कहीं पे भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, टू ओनली, क्योंकि पहला स्टेटमेंट इसका गलत था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 2007 का है, हु ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट्स अ फाइनेंस कमीशन फॉर अ स्टेट इन इंडिया। ठीक है, तो फाइनेंस कमीशन जो है वो कौन कंस्टिट्यूट करता है, द गवर्नर ऑफ द स्टेट। तो स्टेट का जो गवर्नर है, राज्यपाल जो है वो फाइनेंस कमीशन जो है वो बनाते हैं। ठीक है, तो फाइनेंस कमीशन, गवर्नर ऑफ स्टेट, याद रखना तुम लोग। स्टेट की बात हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे स्टेट की बात कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी 2007 का है, जो कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में है। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। तो ये तो स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ही हैज द राइट टू टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में भाग लेने का अधिकार जो है वो उसको होता है। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। ही हैज द राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स। तो ये स्टेटमेंट भी उसका सही है। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो तीनों स्टेटमेंट उसके लिए सही है। ही हैज द राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल द कोर्ट्स, एंड उसको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। और पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में पार्ट लेने का उसको अधिकार भी है। ऑल दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हम लोग देखेंगे वो होगा, हु अमंग द फॉलोइंग कैन बी द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के लिए जो क्वालिफिकेशन जो है मांगी है वो है अ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस या फिर रिटायर्ड चीफ जस्टिस होना चाहिए फॉर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ठीक है, तो रिटायर्ड चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का ही इसका चेयरपर्सन बन सकता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का। ठीक है, तो ये 2007 में आया था क्वेश्चन। विच ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़े, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंक्लूड्स द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ लेजिस्लेटर ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। तो एंटी डिफेक्शन लॉ की ये बात करता है। एंड एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो हमारा 10th शेड्यूल में है। तो तुम लोग ध्यान रखना, 10th शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आता रहता है, और दूसरे एग्जाम्स में भी ये इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग डिटरमाइंस अथॉरिटी हु शैल रीएडजस्ट द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द लोकसभा टू द स्टेट्स एंड डिवीजन ऑफ ईच स्टेट इनटू टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज। तो जो लोकसभा में सीट्स वगैरह होती हैं उनको चेंज कौन कर सकता है, तो उनको ऑब्वियसली पार्लियामेंट ही कर सकती है। ठीक है, तो पार्लियामेंट जो है वो डिसाइड करेगी किस स्टेट के कितने सीट्स होंगे इन लोकसभा। ठीक है, तो ये तुम लोग ध्यान रखना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, तो इन फॉलोइंग स्टेटमेंट को हमें कंसिडर करना है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज प्रिस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये दिया गया है कि कितने मैक्सिमम जजेस होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। तो ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इज प्रिस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये जो है वो नहीं दिया गया है कि यूपीएससी में कितने मेंबर्स होने चाहिए। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने, ये वाला जो पार्ट था वो पहले भी आया था किसी क्वेश्चन में। तो ध्यान रखना, क्वेश्चंस जो है वो रिपीट होते हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सीडीएस के एग्जाम के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही परफॉर्म्स साइमल्टेनियसली द फंक्शंस ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है, क्योंकि अगर वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का फंक्शन कर रहा है, प्रेसिडेंट का काम कर रहा है, तो वो चेयरमैन, राज्यसभा का चेयरमैन जो है वो नहीं रहेगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट उसका ये जो गलत है। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन प्रोमulgate ordinances at any time except when both houses of the parliament are in session। तो ये ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है प्रेसिडेंट की।
ऑन प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस कब इशू करता है, जब बोथ हाउसेज जो हैं वो सेशन में नहीं है, तो सेशन में नहीं है तब वो इशू कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाएगा, तो ओनली टू जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द थ्री लिस्ट। तो जो तीन लिस्ट होती हैं, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, वो किस शेड्यूल में होती हैं, तो वो तुम लोग याद रखना, सेवन शेड्यूल। तो सेवन शेड्यूल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि यूनियन और स्टेट के बीच में जो पावर्स हैं उनको डिवाइड करता है। तो तीन तरीके की लिस्ट होती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में सिर्फ यूनियन जो है वो लॉस बना सकता है, स्टेट लिस्ट में स्टेट लॉस बनाएगा, एंड कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों ही लॉस बना सकते हैं। एंड 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो किससे डील करता है, तो बोडो, डोगरी, मैथिली, संथली, इनको इंक्लूजन, तो ये स्टेटमेंट गलत है। वो डील करता है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14। तो 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको एक फंडामेंटल राइट जो है वो बनाया गया इन द 21A, आर्टिकल नंबर 21A में इसको एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया, जो कि पहले एक डीपीएसपी था। तो डीपीएसपी में से निकल के ये एक फंडामेंटल राइट बन गया। एंड इसके बाद एक एक्ट आया था जिसको हम लोग राइट टू एजुकेशन एक्ट के नाम से जानते हैं, जिसके थ्रू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो है वो 6 से 14 साल तक के बच्चों को दी जाती है। एंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, द यूनियन एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एज द हेड। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, एंड प्राइम मिनिस्टर जो है वो उसका हेड होता है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो काफी ज्यादा देखने में सही लग रहा था, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव का जो हेड होता है, यूनियन एग्जीक्यूटिव का हेड कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव का हेड कौन होगा, प्रेसिडेंट होगा, याद रखना, प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट जो है था वो गलत था। द प्रेसिडेंट मे बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन हिज ऑफिस। तो वाइस प्रेसिडेंट को वो रेजिग्नेशन दे सकता है। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड इन द प्राइम मिनिस्टर। तो ये स्टेटमेंट जो है वो भी गलत है, क्योंकि इट इज वेस्टेड ऑन द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के बाद ही कोई बिल जो है वो लॉ बनेगा, ठीक है। तो ये एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो किसके पास होती है, वो प्रेसिडेंट के पास होती है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है, तो ओनली टू जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये दूसरा वाला जो स्टेटमेंट था वो सही था, बाकी गलत थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स constitute consultative committees of members of both the houses of the parliament. The main purpose of these committees are to provide a forum for formal discussion between the government and members of parliament on policies and programs of the गवर्नमेंट। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट जो हैं वो सही हैं, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स जो है उसमें दोनों ही हाउसेस के मेंबर्स होते हैं, एंड फिर इसका मेन जो काम होता है वो डिस्कशन वगैरह करना होता है, जितने भी लॉस वगैरह बनाए जा रहे हैं उन पे, ठीक है। तो ये तुम लोग ध्यान रखना, पॉलिसीज वगैरह पे चर्चा करना, तो ये इनका जो है वो पर्पस रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिटेल्स ऑफ सिटीजनशिप्स आर मेंशन। तो सिटीजनशिप जो है वो कौन से पार्ट में है, तो पार्ट सेकंड में, ठीक है। तो पार्ट वन में क्या है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है। सेकंड में क्या है, सिटीजनशिप है। थर्ड में क्या है, तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स हैं। एंड फोर्थ में क्या है, फोर्थ में डीपीएसपी, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी पे मैं वीडियोस बना चुका हूँ, अगर तुम लोगों को डिटेल में इनको पढ़ना है तो तुम लोग जाके देख सकते हो। तो अब यहाँ पर मैच द फॉलोइंग जो है वो आ गई है। 10th शेड्यूल जो है वो क्या था, वो तो था तुम्हारा, तुम लोगों ने पहले भी क्वेश्चन देखा होगा, ये था एंटी डिफेक्शन लॉ। तो 10th शेड्यूल जो किससे डील कर रहा था, एंटी डिफेक्शन लॉ से। 8th शेड्यूल जो है वो लैंग्वेजेस से डील करता है, ठीक है। प्रोविजन एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। तो ए का तो बी हो गया, तो ए का हो गया तुम्हारा 2, एंड लैंग्वेज से डील करेगा, बी का हो गया 1। एंड फर्स्ट शेड्यूल जो है वो किससे डील करेगा, स्टेट से, ठीक है। तो सी का आंसर क्या है, फोर्थ। एंड नाइन्थ शेड्यूल जो है वो क्या है, वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन, ठीक है। तो ये थर्ड है, तो डी का जो है वो फिर थर्ड हो जाएगा। तो 2143 इज द करेक्ट आंसर। तो 2143 जो कि बी में था, ये जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स टेक प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो जितने भी पैसा आता है वो यूनियन और स्टेट के बीच में बांटा जाता है, और कौन से स्टेट को कितना पैसा दिया जाएगा ये कौन डिसाइड करता है, तो ये फाइनेंस कमीशन डिसाइड करती है, ठीक है। तो फाइनेंस कमीशन विल डिसाइड हाउ मच मनी विल गो टू विच स्टेट। तो ये जो है वो फाइनेंस कमीशन जो है वो देखती है। फिर हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत का पहला लॉ मिनिस्टर जो है वो कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है वो भारत के पहले लॉ मिनिस्टर थे। इनको मॉडर्न मनु भी कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन में बनाने में इन्होंने काफी अहम भूमिका निभाई थी। वो इज द चेयरमैन ऑफ सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन। तो सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन का चेयरमैन जो था वो कौन थे, तो एम वीरप्पा मोइली जो है वो चेयरमैन थे, किसके,
सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन के, ठीक है। तो 2008 में ये क्वेश्चन आया था, याद रखना तुम लोग। एन अवार्ड मेड बाय अ लोक अदालत इज डीम्ड बी अ डिक्री ऑफ सिविल कोड, ठीक है। तो अगर लोक अदालत ने कोई फैसला लिया जाता है तो वो सुप्रीम सिविल कोर्ट के फैसले के बराबर माना जाएगा। तो ये जो कथन है वो इसका सही कथन है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, अवार्ड ऑफ लोक अदालत इज फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टीज एंड नो अपील लाइज अगेंस्ट देयर टू बिफोर एनी कोर्ट। तो जो इसका डिसीजन होता है वो फाइनल होता है और इसके खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती एंड सबके ऊपर ये बाइंडिंग होता है। तो ये स्टेटमेंट भी इसका करेक्ट है। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। लेकिन आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का, ठीक है। तो ये रीजन जो है वो इसका रीजन नहीं है, लेकिन दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। एंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो फिर से सरकारी कमीशन। तो सरकारी कमीशन हम लोगों ने पहले देख रखा था। तो 2007 में ये क्वेश्चन आया था, 2008 में भी आया है। तो ये दिखाता है कि सीडीएस में काफी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो प्रीवियस ईयर करना जो है वो काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है तुम लोगों की सीडीएस को क्रैक करने के लिए। सेंटर स्टेट रिलेशन से डील कर रहा था सरकारी कमीशन, सरकार से, सेंटर स्टेट सरकार से हम लोग थोड़ा रिलेट कर रहे थे एंड इसको याद रख सकते हैं हम लोग। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो कौन सा कथन जो है वो सही है। आर्टिकल 26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, morality एंड हेल्थ, एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन और एनी सेक्शन thereto shall have the right to establish and maintain institution for religious and charitable purposes, to manage its own affairs in matters of religion, to own and acquire movable and immovable property। तो ये जो है वो सारे स्टेटमेंट जो है वो सही है। आर्टिकल 26 जो है वो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है एंड रिलीजियस डिनोमिनेशन जितने भी होते हैं उनको कुछ राइट्स देता है कि वो अपनी इंस्टीट्यूशन वगैरह खोल सकते हैं एंड इनसे कुछ रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन जो है वो लगाए जाते हैं, जो कि हैं पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। और ये इन सारी चीज़ों की हम लोगों ने डिटेल में चर्चा करी थी जब हम लोग फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे थे। तो फंडामेंटल राइट्स की अगर तुम लोगों ने वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाके देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो सारे स्टेटमेंट जो है वो सही थे। आर्टिकल 26 जो है वो पूरा आर्टिकल 26 ये छपा हुआ था। एंड 29th जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर नॉट एसोसिएटेड विद द कमिटीज ऑन पब्लिक अकाउंट्स एंड पब्लिक अंडरटेकिंग्स। तो ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत लग रहा है क्योंकि मेंबर्स जो है वो दोनों ही हाउसेस से लिए जाते हैं। एंड नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो है, मेंबर्स ऑफ द कमिटी ऑन एस्टिमेट्स आर ड्रॉन फ्रॉम बोथ हाउसेज, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो एस्टिमेट कमेटी के मेंबर्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से लिए जाते हैं, राज्यसभा से नहीं लिए जाते। तो ये तुम लोग ध्यान रखना, एस्टिमेट कमेटी के मेंबर्स दोनों हाउसेज से नहीं, सिर्फ लोकसभा से लिए जाएंगे। एंड पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी के मेंबर्स जो हैं वो दोनों हाउसेज से लिए जाएंगे। तो नाइदर ऑफ द स्टेटमेंट्स वर करेक्ट। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है, नाइदर वन नॉट टू। तो बलवंत राय मेहता कमेटी रिकमेंडेड विच वन ऑफ द फॉलोइंग पंचायती राज स्ट्रक्चर। तो बलवंत राय मेहता कमेटी, सबसे पहले तुम लोग ध्यान रखना, पंचायती राज से रिलेटेड थी। तो पंचायती राज से रिलेटेड है बलवंत राय मेहता कमेटी। तो अगर क्वेश्चन आ जाए बलवंत राय मेहता कमेटी किससे रिलेटेड है, तो पंचायती राज से रिलेटेड है। अब इसमें जो है वो प्रावधान क्या सुझाया गया था, वो था ग्राम पंचायत एट द विलेज लेवल। विलेज लेवल पे होनी चाहिए ग्राम पंचायत, और ब्लॉक लेवल पे होनी चाहिए एक पंचायत समिति, एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होनी चाहिए जिला परिषद। ठीक है, तो ये तीन टायर में जो पंचायती स्ट्रक्चर है उसको बनाने की बात कहता है। एंड विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद। तो तीन भागों में जो पंचायती राज है उसको बनाने की बात कहता है ये बलवंत राय मेहता कमेटी। तो तुम लोग ध्यान रखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बलवंत राय मेहता कमेटी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन इंटरिम गवर्नमेंट ड्यूरिंग 1946 टू 1947। तो जब इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई थी, अंतरिम गवर्नमेंट बनाई गई थी, तो लियाकत अली खान जो थे वो फाइनेंस मिनिस्टर थे इंडिया के। तो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, तो तुम लोग चाहो तो भूल भी सकते हो इसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 2008 का, आर्टिकल 46 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर फ्री लीगल एड टू शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है क्योंकि आर्टिकल 46 जो है वो रिजर्वेशन वगैरह की बात करता है कि शेड्यूल कास्ट जो है, शेड्यूल ट्राइब्स जो हैं और जितनी भी बैकवर्ड सोसाइटीज हैं उनके लिए कुछ ऐसे काम करने चाहिए कि उनका अपलिफ्टमेंट हो सके। तो इस आर्टिकल 46 के थ्रू फिर रिजर्वेशन वगैरह दिया जाता है, तो वो सब है इसमें। फ्री लीगल एड जो है वो नहीं है, वो आर्टिकल 39A में है। ठीक है, तो फ्री लीगल एड वाला जो ये बात कह रहा है वो है आर्टिकल 39 के ए में। तो आर्टिकल 39A जो है वो फ्री लीगल एड की बात करता है एंड 46 जो है वो रिजर्वेशन वगैरह की बात करता है। तो अगर तुम लोगों ने डीपीएसपी नहीं पढ़ी है एंड डीपीएसपी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है तो तुम लोग डीपीएसपी की वीडियोस जाके देख सकते हो, काफ़ी डिटेल में हम लोगों ने डीपीएसपी की चर्चा की थी।
आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है वो आर्टिकल 14 में है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है इसका। तो ओनली टू इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फिर है द बॉम्बे हाई कोर्ट डज नॉट हैव अ बेंच एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। बॉम्बे हाई कोर्ट की बेंच जो है वो किन प्लेसेस में नहीं है? तो नागपुर में है, पणजी में है, औरंगाबाद में है। तो पणजी जो कि गोवा में है वहां पर भी बेंच है बॉम्बे हाई कोर्ट की, तुम लोग याद रखना। पुणे में नहीं है, तो पुणे में नहीं है, याद रखना। ठीक है, पुणे में हमारा एनडीए है, ये याद रखना। एंड पुणे में बॉम्बे हाई कोर्ट की बेंच नहीं है, ये तुम लोग ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट जो हम लोग क्वेश्चन देख रहे होंगे वो है द चेयरमैन एंड द मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। तो ये जो है वो तो सही आंसर है। द चेयरमैन एंड द मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी आर एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट अंडर द गवर्नमेंट। तो यूपीएससी के चेयरमैन एंड जितने भी मेंबर्स हैं अगर वो रिटायर होते हैं तो वो फर्दर एम्प्लॉयमेंट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर सकते हैं या नहीं, ये जो है वो स्टेटमेंट कर सकते हैं, ये स्टेटमेंट कह रहा है, जो कि गलत है। उनको कोई फर्दर एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं बुलाया जा सकता, तो उनको कोई फर्दर एम्प्लॉयमेंट वो नहीं कर सकते, तो दोबारा वो नौकरी नहीं लगा सकते अगर वो यूपीएससी के चेयरमैन या फिर मेंबर रहे हैं। ओनली वन इज करेक्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हम लोग देखेंगे वो है डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, राज्य भाषा विभाग जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। तो होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है राज्य भाषा विभाग, याद रखना, राज्य भाषा विभाग होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है। एंड होम मिनिस्टर हमारे कौन है, हम सभी लोगों को पता है। And with respect to Article 371A of the Constitution of India, the governor of which one of the following states have the special responsibility with respect to law and order of the state? तो ये नागालैंड से रिलेटेड है आर्टिकल 371A। ठीक है, तो आर्टिकल 371A जो कि नागालैंड के गवर्नर से रिलेटेड है, तो ये तुम लोग याद रखना, आर्टिकल 371A। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जिसमें हमें स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है। तो द मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट आर क्रिएटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है, इनको प्रेसिडेंट जो है वो बनाता है। डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज को कौन बनाता है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाएगा। द कैबिनेट सेक्रेटरी, हालांकि ये जो है वो इसी के सुझाव पे बनाएगा, जो प्रेसिडेंट है वो इससे राय मांगेगा एंड प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर जो कहेगा उसी के हिसाब से प्रेसिडेंट जो है वो डिपार्टमेंट या फिर मिनिस्ट्री बनाएगा। लेकिन काम किसका है? प्रेसिडेंट का है। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो है द कैबिनेट सेक्रेटरी इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द सिविल सर्विसेज बोर्ड। तो स्टेटमेंट सेकंड जो है वो सही है। जो कैबिनेट सेक्रेटरी है वो चेयरमैन होता है सिविल सर्विसेज बोर्ड का, तो याद रखना सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है एंड फर्स्ट वाला जो है वो गलत था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द वीरप्पा मोइली कमीशन इन इट्स रिपोर्ट्स ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। तो ये सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमेटी के चेयरमैन थे, हम लोगों ने पहले क्वेश्चन देखा था। अमong other aspects have suggested doing away with which one of the following pairs of articles of the constitution of India। तो इन्होंने कौन से आर्टिकल को हटाने की बात कही? तो आर्टिकल नंबर 310 और 311 को हटाने की बात कहते हैं वीरप्पा मोइली वीरप्पा मोइली कमीशन में। तो आर्टिकल 310 और 311 को हटाने की बात की जाती है इस कमीशन में। फिर है विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच नहीं है? तो स्टॉक एक्सचेंज जो है वो यूनियन लिस्ट में आता है। ठीक है, तो स्टॉक एक्सचेंज किस में आता है? यूनियन लिस्ट में आता है। ठीक है, फॉरेस्ट जो है वो कॉन्करेशन लिस्ट में आएगा, दोनों के ही लिस्ट में आएगा। एंड अभी ये काफी ज्यादा चर्चा में भी था क्योंकि तुम लोगों ने अरावली आंदोलन सुना होगा, जो कि अभी 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 खत्म हुआ है अरावली आंदोलन। तो फॉरेस्ट जो है वो दोनों ही लिस्ट में आता है। ठीक है, स्टेट की में भी एंड यूनियन लिस्ट में, तो कॉन्करेंट लिस्ट में आ सकता है, दोनों ही इस पे लॉस बना सकती हैं। तो अरावली जो आंदोलन हुआ था एंड वो उससे रिलेटेड रिलेटेड यहाँ पे ये सारी चीजें हैं। एंड इंश्योरेंस जो है वो यूनियन लिस्ट में आता है एंड मैरिज एंड डाइवोर्स जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। तो मैरिज और डाइवोर्स जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में। एंड जो इसका सही आंसर था स्टॉक एक्सचेंज जो है वो स्टेट लिस्ट में ना आकर यूनियन लिस्ट में आता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हम लोग देखेंगे वो है अशोक मेहता कमेटी से रिलेटेड। तो अशोक मेहता कमेटी जो कि पहले भी आया था, तो इसमें पंचायती राज से रिलेटेड है, ये तो तुम लोग याद रखना। एंड 2009 में ये क्वेश्चन फिर से आया था। इसमें क्रिएशन ऑफ थ्री टायर सिस्टम की बात कही जाती है। तो जो अशोक मेहता कमेटी है वो थ्री टायर सिस्टम की बात कहती है पंचायती राज की, जिसमें सबसे पहले तो हो जाएगा ग्राम पंचायत जो कि विलेज लेवल पे ऑपरेट करेगा। फिर पंचायत समिति जो कि ब्लॉक लेवल पे ऑपरेट करेगी। एंड फिर जिला परिषद जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑपरेट करेगी। ठीक है, तो थ्री टायर सिस्टम की बात कही जाती है अशोक मेहता कमेटी, जो कि पंचायती राज से रिलेटेड थी, तो याद रखना। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो दो बार रिपीट हो चुका है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज द सेंसस ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन फंक्शनिंग ऑन अ परमानेंट फुटिंग सिंस 1961। तो सेंसस जो है वो कौन सी मिनिस्ट्री करवाने का काम है? जो जनगणना होती है, सेंसस जो होता है वो कौन सी मिनिस्ट्री करवाती है? तो होम अफेयर्स मिनिस्ट्री करवाती है। तो होम मिनिस्ट्री जो है वो करवाती है
सेंसस, तो ये याद रखना तुम लोग। एंड फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वाइस प्रेसिडेंट को कंसिडर करना है। तो ये पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑफ देयर टेन्योर्स। तो कौन सा वाइस प्रेसिडेंट पहले था, कौन सा उसके बाद था, तो ये पूछ रहा है। एंड ये तो भाई, मैं होता तो इसको क्वेश्चन को छोड़ के आता, इतना पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, इतना मेमोराइजेशन की, तो मैं तो इसको छोड़ के आता, लेकिन देख लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पे आएंगे हमारे जो भी थे वीवी गिरी। तो वीवी गिरी जो है वो पहले नंबर पे हैं, फिर उसके बाद फोर्थ नंबर पे जो कि हैं जीएस घटक। फिर तुम्हारे 3 एंड 2, 3 पे हैं डीबी जत्ती, एंड 2 पे हैं एम हिदायतुल्लाह साहब। तो एम हिदायतुल्लाह वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं हमारे इंडिया के, एंड चीफ जस्टिस भी रहे हैं, तो ये तुम लोग ध्यान रखना। तो ये इनकी तो ये इनकी क्रोनोलॉजी थी। एंड आई डोंट थिंक इनको याद करना एक अच्छा वो होगा। इससे अच्छा है तुम किसी और जगह अपना फोकस शिफ्ट कर सकते हो, और वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, rather than memorizing the complete chronology of vice president, president, prime ministers, deputy prime minister। तो ये काफ़ी ज़्यादा इतनी अच्छा आइडिया नहीं है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो भारत के लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे, तो जीवी मावलंकर साहब जो थे वो फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा थे। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में मैंने काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स में ये क्वेश्चन देखा है, तो ये याद रख लेना, जीवी मावलंकर जो थे वो फर्स्ट स्पीकर थे लोकसभा के। एंड अभी जो स्पीकर हैं वो कौन है, ओम बिरला साहब। तो ओम बिरला साहब जो है वो हमारे अभी स्पीकर हैं। So which one of the following is the correct chronological order of the tenures of the following president of Indian National Congress? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के भाई क्रोनोलॉजी पूछ रहा है, अब किस किस की क्रोनोलॉजी तुम लोग याद रखोगे, तुम खुद ही सोच लो भाई। तो मैं तो इस क्वेश्चन को छोड़ के आता, एंड आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस, मुझे तो भाई याद भी नहीं है ये। तो एक बार चलो देख भी लेते हैं। तो पीडी टंडन जो है वो पहले आएंगे, फिर यूएन देवर आएंगे, फिर दूसरे नंबर पे के कामराज आएंगे, एंड फर्स्ट नंबर पे फिर आएंगे जगजीवन राम। ठीक है, तो ये आई डोंट थिंक इट इज अ गुड आइडिया टू रिमेम्बर ऑल द क्रोनोलॉजी ऑफ दीज थिंग्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे जो अभी आर्टिकल 164 से रिलेटेड है। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 164 सब क्लॉज ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इन द थ्री स्टेट देयर शैल बी अ मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ ट्राइबल वेलफेयर हु may in addition be in charge of the welfare of the scheduled class and backward classes। which one of the following states is not covered by article। तो कौन सी स्टेट जो है वो इस आर्टिकल में कवर्ड नहीं है। तो ये क्या कहता है, तो ये ट्राइबल से रिलेटेड है। एंड ट्राइबल तुम लोग देख सकते हो कि पंजाब में कहाँ से ट्राइबल एरियाज हैं। तो झारखंड में ट्राइबल एरियाज हैं, मध्य प्रदेश में है, उड़ीसा में है। तो ये इजी जो है वो तुम लोग एलिमिनेट कर सकते थे उसको, पंजाब में ट्राइबल एरियाज जो है वो ना के बराबर है या फिर नहीं है। तो ये तो इजीली तुम लोग एलिमिनेट कर सकते थे, तो आसानी से ये क्वेश्चन जो था वो तुम कर सकते थे। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे वो है मैच द फॉलोइंग। तो मैच द फॉलोइंग जो है वो कर लेते हैं चलो। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, क्या पढ़ रहा हूँ मैं, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कहाँ से लिया गया है, एंड डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी कहाँ से लिया गया है, इमरजेंसी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट कहाँ से लिया गया है, एंड द यूनियन स्टेट रिलेशन जो है वो कहाँ से लिया गया है। तो ये जो है वो मैच द फॉलोइंग जो है वो कहता है। तो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो साउथ अमेरिका से लिया गया है, तुम लोग ध्यान रखना। ठीक है, तो फर्स्ट का ए का आंसर हो जाएगा 3, ए का आंसर हो जाएगा 3। डायरेक्टर प्रिंसिपल जो है वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं, याद रखना। तो बी का आंसर हो जाएगा 4। एंड सी जो है वो इमरजेंसी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट जो है वो कहाँ से लिया गया है, वो जर्मनी की कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन ये किस में था, पहले वाले में, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। एंड डी का तो फिर 2 हो ही जाएगा। यूनियन स्टेट रिलेशन कहाँ से लिए गए हैं, कनाडा की कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। ठीक है, तो 3412 इज द करेक्ट आंसर। तो 3412 जो कि बी था, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड है, ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, इट इज सही। ही मस्ट हैव द क्वालिफिकेशंस एज आर रिक्वायर्ड बाय अ जज ऑफ हाई कोर्ट। तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है, हाई कोर्ट की जगह यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए। तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, जितनी क्वालिफिकेशन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की होनी चाहिए। ठीक है, फिर इन परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज ही शैल हैव द राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट। तो ये भी पहले ही से ही रिपीटेड जो स्टेटमेंट था, तो ये भी सही है। तो 1 एंड 3 जो है वो इसके करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं, याद रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन एडेड। तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो कब ऐड की गई थी, तो 1976 पे ऐड की गई थी, एंड 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड की गई थी, इंदिरा गांधी की टाइम पे उसकी सरकार थी। एंड आर्टिकल 51A में है ये फंडामेंटल ड्यूटीज, याद
तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट की सबसे बड़ी कमेटी जो है वो क्या है, एस्टिमेट कमेटी जो है वो पार्लियामेंट की सबसे बड़ी कमेटी है, याद रखना। एस्टिमेट कमेटी इज द लार्जेस्ट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़े, हु अमंग द फॉलोइंग रिकमेंड्स टू द पार्लियामेंट फॉर अबॉलिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन अ स्टेट। तो कौन जो है वो रिकमेंडेशन देता है कि हमारी स्टेट की लेजिस्लेटिव काउंसिल काउंसिल को अबॉलिश कर दो, यानी कि खत्म कर दो या फिर बना दो। तो ये कौन जो है वो करेगा, ये काम करेगा स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि जो विधानसभा होती है, वो पार्लियामेंट को जाके बताएगी कि हमारी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जो विधान परिषद है, उसको हटाना है या फिर बनाना है। ये कौन बताएगा, विधानसभा बताएगी। ठीक है, स्टेट की विधानसभा। फिर हम लोग बात करेंगे जो लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का होने वाला है। तो क्वेश्चन है, द सचर कमिटी रिपोर्ट्स पर्टेन्स टू। जो सचर कमिटी जो रिपोर्ट थी वो किससे रिलेटेड है, तो वो इंडियन मुस्लिम से रिलेटेड है। ठीक है, तो भारतीय मुसलमान जो है उनसे रिलेटेड है सचर कमिटी। तो सचर कमिटी जो है वो किससे रिलेटेड है, मुस्लिम से। तो बाकी यहाँ पर हम लोग अपनी वीडियो समाप्त कर रहे हैं। बाकी ये पूरी सीरीज जो है वो कंटिन्यू रहेंगे एंड पूरे सारे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे जितने भी सीडीएस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो पूरी सीरीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर तुम लोग सीडीएस की तैयारी कर रहे हो तो। और कहीं से नया इस चैनल पर सब्सक्राइब तो कर ही देना एंड लोगों के साथ शेयर भी कर देना। और तुम लोगों ने अगर डीपीएसपी से एंड फंडामेंटल राइट्स अगर डिटेल में पढ़ने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पे जाके तुम लोग चेकआउट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।